माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हमारे आज के नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस ऑफिस एक्सेल के अंतर्गत एक्सेल क्या है, एक्सेल के क्या उपयोग है और एक्सेल किस काम के लिए जाना जाता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम आगे एक्सेल की तरफ चलेंगे। देखिए, एक्सेल की अगर बात आप करें या एक्सेल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक्सेल के बारे में एक शब्द है कि कैलकुलेशन एंड डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक्सेल एक बेहतर कैलकुलेशन और एक बेहतर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल जाना जाता है फास्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए। एक्सेल के अंदर हम डेटा मैनेजमेंट इजी तरीके से कर सकते हैं, फास्ट डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं, डेटा के अंदर हम अलग अलग तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं, डेटा के अंदर हम अलग अलग तरह से फॉर्मूले यूजिंग कर सकते हैं। यानी कि इजी डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेल बेहद आसान और सरल तरीके से हमारे काम को पूरा करने में हमारी बहुत मदद करता है। एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी छोटा था। यानी कि अगर कहा जाए तो कुछ 25-30 सॉफ्टवेयर ही 25-30 फॉर्मूले ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हुआ करते थे। ज़्यादा बड़ा बेस नहीं था एक्सेल का। छोटा मोटा जो वर्क था वो एक्सेल के अंदर आसानी से किया जा सकता था। खास तौर पे एक्सेल उस समय डेटा एंट्री के लिए ज़्यादा उपयोग में आता था, डेटा एंट्री के लिए ज़्यादा काम में आता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो एक्सेल वहाँ से कहीं आगे बढ़ते हुए, और जैसे जैसे एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते गए, वर्जन से रिलीज करते गए, जैसे कि अभी एक एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 21 है, वहाँ तक अगर हम देखें तो एक्सेल ने काफ़ी कुछ अपने प्लेटफॉर्म के अंदर सुधार किया है। जहाँ एक्सेल के अंदर एक समय में 25 के समथिंग कुछ फार्मूले हुआ करते थे, वहीं आज एक्सेल के अंदर 700 फार्मूले इंक्रीज किए गए। यानी कि आज एक्सेल के अंदर करीब करीब 700-800 फार्मूले ऐड किए गए। तो इससे पता चलता है कि एक्सेल का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हो गया, कितने बड़े स्तर पर एक्सेल आज वर्क कर रहा है। एक्सेल का की उपयोगिता की अगर आप बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, ऑफिस, माइक्रो फाइनेंस, दुकान, इन सब जगहों पे एक्सेल को एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के तरीके से भी यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि कहा जाए तो एक्सेल एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री वर्क तो होता ही है, लेकिन डेटा एंट्री वर्क के साथ हम एक्सेल के अंदर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं पीसी बेस्ड एप्लीकेशन। अपने आप में कहा जाए कि पीसी बेस्ड एप्लीकेशन होता है। इसके साथ ही अब एक्सेल में पीसी बेस्ड एप्लीकेशन कैसे जनरेट होती है। एक समय था जब एक्सेल के अंदर कुछ डेटा एंट्री से रिलेटिव वर्क ही इजी तरीके से होते थे, लेकिन आज के समय में एक्सेल के अंदर वीबी प्लेटफॉर्म को अटैच कर दिया गया। यानी कि वीबी के जो फीचर्स थे, वीबी के जो टूल्स थे, वीबी के जो फॉर्मूला एंड कंडीशन थी, वो कहीं ना कहीं एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हम एक पीसी बेस्ड एप्लीकेशन को जनरेट करने में या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने में हमें बहुत मदद मिलती है। यानी कि हम ऐसा काम भी एक्सेल में इजी तरीके से कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि मैक्रोस एक्सेल की विंडो में अवेलेबल है, जो काफ़ी पावरफुल तरीके से कार्य करता है। या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात ना करें, प्रोग्रामिंग से मतलब हमारा क्या है कि अगर एक्सेल को हम देखें कि
कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी एक्सेल को हम यूज कर सकते हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि उपयोग होता है। क्यों उपयोग होता है? क्योंकि एक्सेल के अंदर भी कहीं ना कहीं सेल परचेज जैसे डेटा एंट्री को आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि भाई स्पेशल प्रोग्राम टेली हमारे पास है, जो काफी पावरफुल प्रोग्राम है। टेली में हर तरह के टूल्स फैसिलिटी अवेलेबल से हैं कि आप किसी भी तरह के जो डेटा होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं सेल परचेज से संबंधित, उसको इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सेल के अंदर भी हो सकता है, बस यहाँ पे हमें कुछ सीटों का इंक्रीज करना होता है, थोड़ा सा डेटा का फैलाव होता है, और टेली अकेला एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सभी चीज़ों को बहुत इजी तरीके से मैनेज कर लेता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऐसे प्रोग्रामिंग भी हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग से मतलब हमारा क्या, स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हम एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हम एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर को भी हम एक्सेल में बना सकते हैं, बिलिंग जैसे सॉफ्टवेयर को भी हम एक्सेल में बना सकते हैं। ऐसे कई तरह के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी हम एक्सेल की विंडो में ईजिली तैयार कर सकते हैं। एक्सेल के अंतर्गत अगर एक्सेल को हमें समझना है, एक्सेल के बारे में जानना है, तो एक्सेल को हमें थोड़ा समझना होगा, एक्सेल के बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा डीपली। खासतौर पे आप सबको क्लास कम से कम कंटिन्यूस रखना है एक्सेल को जानने के लिए, क्लास आपको रेगुलरली आना है। तो इस एक्सेल की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है एक्सेल में हमें, क्योंकि आजकल एक्सेल एडवांस हो गया। अब ये एडवांस क्या है, क्या फ़र्क है एक एक्सेल में और एक एडवांस में? देखो, अगर आप एक्सेल एडवांस की बात करते हो तो फ़र्क होता है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, सॉफ्टवेयर से के टूल्स को उसके अंदर दिए हुए फॉर्मूलों और कंडीशंस को समझने का, और उनकी उपयोगिता के आधार पर अपने वर्क को पूरा करने का। क्योंकि आज अगर हम ये कह दें कि एक समय था जब कहा जाता था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, एक था कहा जाता था कि हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, लेकिन आज कहा जाता है कि हमें डेटा एनालिसिस की जरूरत है। आज डेटा एंट्री ऑपरेटर से बढ़ के वो चीज पहुंच चुकी डेटा एनालिसिस पे, यानी कि आप कितने अच्छे डेटा एनालिसिस है, आप अपने डेटा के साथ कितनी अच्छी डील कर सकते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बोला कि डेटा में फिल्टरिंग, अल्टरेशन से बहुत सारे एडिटिंग वगैरह आसानी से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कर सकते हैं इसी तरीके से। ऐसे बहुत सारे टूल्स और कंडीशन होते हैं जो डेटा को अलग अलग तरीके, लेकिन उसको एनालिसिस करना वो अपने आप में एक अलग चीज है, और वो एडवांस का सब्जेक्ट है। आज के समय में डिमांड होती है डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस करना मतलब एक एडवांस सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ना। तो ये जो वर्क होता है ये एक्सेल एडवांस की तरफ हमें लेके जाता है। यानी कि अगर आपको एक डेटा एनालिसिस बनना है तो कंप्लीट एक्सेल एडवांस आपको करना ही होगा। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर आसान होता है कि हाँ हम कर सकते हैं एक्सेल में, कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है, कुछ फॉर्मूले हम सीख जाएं, कुछ फॉर्मूलों पे हम काम कर लें, या हम ये कह दें कि हमें बहुत कुछ आता है, तो एक्सेल के बारे में ये कहना गलत है। एक्सेल कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपनी ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार अपने फार्मूलों टूल्स कंडीशन को याद रखता है, और उन्हीं फार्मूला टूल्स कंडीशन के अंदर वो रोजाना वर्क करता है। लेकिन एक एक्सेल एडवांस और नॉर्मल एक्सेल में क्या फ़र्क है? फ़र्क रहता है टाइमिंग का। अगर आप एडवांटेज में काम कर रहे हैं, एक्सेल एडवांस आपको आता है, तो आप अपने दिन के कम से कम रोजाना, एक ऑफिस वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 घंटे आप सेव करते हैं। यानी कि जो एक नॉर्मल ऑपरेटर उस कार्य को करने के लिए 2 से 3 घंटे रोजाना वेस्ट करता है एक्स्ट्रा, उसी वर्किंग को जो वो करता है। लेकिन एक एडवांटेज में आने के बाद में फॉर्मूला कंडीशन को यूज करने के साथ में आप दिन के 2 से 3 घंटे सेव करते हैं। मतलब उस कार्य को आप नॉर्मल ऑपरेटर के कंपेयर में 2 से 3 घंटे पहले ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपको कंडीशंस आती है, आपको फॉर्मूले यूज करना आते हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसे एक्सेल के अंदर हम इजी तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम एडवांस का मतलब क्या है, ये एक एडवांस का मतलब होता है। चलिए एक्सेल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे,
सबसे पहले आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस नजर आता है, इसे हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ये एक्सेल का बैक स्टेज व्यू होता है। इस बैक स्टेज व्यू के अंदर हमें जो नजर आता है वो सबसे पहले दिखाई देता है टेम्पलेट विंडो। ये एक्सेल की टेम्पलेट विंडो है। अब एक्सेल के टेम्पलेट विंडो में क्या समझाने या दिखाने की कोशिश करती है, हर प्रोग्राम का टेम्पलेट विंडो आपको प्रोग्राम की वर्किंग स्टाइल के बारे में बताता है कि प्रोग्राम कैसा है, कैसा काम उसमें किया जा सकता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको ये बताया है कि क्या टेम्पलेट विंडो हमें बताती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें टेम्पलेट विंडो बहुत तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर रिपोर्ट, बजट्स, ठीक है, स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट, लोन एनालिसिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोन अगर आपने लिया है तो उसको लोन का एनालिसिस करना, घर के बजट्स को बनाना या ऑफिस के बजट्स को इजी तरीके से आप एक्सेल की विंडो में तैयार कर सकते हो। एक कहा जाए कि डेटा, तो देखो डेटा कई प्रकार का होता है, कई रूपों में होता है, लेकिन उसे एक संजोना, इकट्ठा करना और उसको फिर अलग अलग अपने अपने तौर तरीके से उसे देखना या समझना, ये एक्सेल की बहुत बड़ी खूबी शुरू से ही रही है अपने आप में। तो यही खूबियों के साथ एक्सेल जाना जाता है, उपयोग किया जाता है मार्केट के अंदर। इसीलिए आज के समय में हर एक जॉब के अंदर प्राथमिकता होती है कि आपको एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस के अंदर क्या आपको एक्सेल आता है, एक्सेल के अंदर क्या आपको एडवांस आता है। एक बात होती है कि आपको क्या एक्सेल के अंदर, देखो ये नहीं कह सकते कि एक्सेल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। आजकल गूगल शीट का भी टाइम हो गया है साहब कि गूगल का शीट बहुत पॉपुलर हो गया है, लूटस है, ओपन ऑफिस है, ऐसे कई तरह के एक्सेल से मिलते जुलते ही जो है कि सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो भी एक्सेल की तरह ही वर्क करते हैं। पर कहा जाए कि फंक्शनैलिटी लगभग सभी सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, एक जैसी फंक्शनैलिटी पे लगभग सभी सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें, एम एस ऑफिस के अंदर एक्सेल की अगर बात करें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि कंडीशन सभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर ही रिकमेंड किया गया है, उस कंडीशन के लिए बनाया गया है। इतना फंक्शन फैसिलिटी शायद आपको गूगल शीट पे या अन्य किसी के ऊपर मिलना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। फंक्शन उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी अच्छी अच्छी कंडीशन से दे रखी है, पर एक टॉपर प्रोग्राम अगर हम कह दें तो बेस्ट है ये अपने आप के लिए। तो बैक स्टेज व्यू जैसे आपको सामने नजर आता है या खुलता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सेल के अलग अलग तरह की वर्किंग के बारे में पता चलता है। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो और भी ज़्यादा टेम्पलेट आपके सामने खुल के आएगी, और भी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देगी, समझ में आएगा कि एक्सेल कितने तरह की वर्किंग में काम कर सकता है, कैसे कैसे काम एक्सेल के साथ किए जा सकते हैं। फिलहाल हम इन सब ऑप्शन को यहाँ पे, अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आप किसी रिपोर्ट के बारे में भी बात करें, या एक मंथली स्टेटमेंट के बारे में बात करें, या आप एक लोन एनालिसिस के बारे में बात करें, तो किसी भी अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये एक ऑटोमेटिकली आपको बना हुआ एक कंप्लीट बना हुआ आपके सामने एक मंथली बिल स्टेटमेंट कंप्लीट होके एक्सेल खुद दे देता है, आपको बना के दे देता है एक्सेल खुद। आपको केवल करना क्या है, यहाँ आपके कंपनी का नेम वगैरह आपको टाइप करना है, और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह में कुछ चेंजेस आपको करना है। देखिए आप डेट क्या है, टाइप क्या है, इनवाइस नंबर क्या है, डिप्रेशन क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है, पेमेंट क्या है, बैलेंस क्या है। देखो ऑटोमेटिक एक बिल के अंदर जो मेनली जो चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिक एक्सेल ने ऐड कर रखी है। बस आपको यहाँ से अपने डेटा को एंटर करना है, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका बिल स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्री सेट बना हुआ एक तरह से कह सकते हैं कि बिलिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल ने आपको दे दिया। हम भी बनाएंगे आगे, ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेल की तरफ से सेगमेंट है। वापस से हम न्यू पे आते हैं। न्यू पे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं एक ब्लैंक विंडो की तरफ। देखिए ब्लैंक विंडो में जैसे आप आते हो, यहाँ पे एक पूरा एक्सेल प्रॉपरली खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ से हम एक्सेल को फास्ट थोड़ा सा एक्सेल की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेल के अंदर भी सबसे ऊपर एप्लीकेशन विंडो ही ओपन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर भी एप्लीकेशन विंडो ही ओपन होगा। इसके अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर हम आते हैं तो इस एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल बार हमें नजर आता है, जिसमें बुक और आपके प्रोग्राम का नेम आपको नजर आएगा। साथ ही यहाँ पे कंट्रोल बटन से नजर आती है, ठीक है। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमें मेन्यू बार नजर आते हैं। सभी मेन्यू के अपने अपने रिबन ऑप्शन ओपन होते हैं, और रिबन ऑप्शन के अंदर अंतर्गत कैटेगरी वाइज कमांडों को बांट दिया गया है। सभी
रिबन ऑप्शन के अंदर सभी मेन्यू के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत कमांडें अरेंज की गई हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू की अगर बात करें तो ये डाउन साइड ओपन होता है और बाकी सभी मेन्यू लगभग रिबन ऑप्शन के साथ ओपन होते हैं। इसके ठीक नीचे हम आते हैं, ये कस्टम व्यू होता है, ये कभी ऊपर साइड भी हो सकता है, कभी यहाँ पर भी हो सकता है, ये हमारी ज़रूरत के अनुसार हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें एक्सेल की इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत तो ये होता है यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस बार एंड यहाँ पे होता है फार्मूला बार। ये दोनों एक ही लाइन में होते हैं, दोनों एक ही रो में अरेंज किए गए हैं। देखो एड्रेस बार की बात करें, एड्रेस बार क्या होता है, एक्सेल की शीट काफ़ी बड़ी होती है। ये एक्सेल शीट है, इसको हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, शीट भी कह सकते हैं, बुक भी कह सकते हैं, एक वर्क बुक भी कहा जाएगा, ठीक है। कई तरह के नाम इसके हो सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार ग्रुपिंग के अनुसार इनके नाम में बदलाव होता है। ये जो शीट होती है यानी कि जो स्प्रेडशीट होती है, इस स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है पहले तो ये जान लें। जो स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। आपको पता है सारी जितनी भी खड़ी लाइनें होती हैं ये कॉलम कहलाती है, आड़ी लाइनें जो होती हैं वो हमें एक्सेल शीट के अंदर रो कहलाएंगी, और रो और कॉलम से मिलके एक ब्रैकेट बनता है जिसे हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ग्रीन कलर की पट्टी से जो सेल हमारे पास ढकी हुई है, यानी कि ग्रीन कलर की पट्टी से जिस सेल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो एक एक्टिव सेल है, और एक्टिव सेल का एड्रेस हमें हमेशा एड्रेस बार में नजर आता है। अब ये एक्टिव सेल का एड्रेस हमें एड्रेस बार में कैसे नजर आएगा, अगर हम जाने या देखें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कॉलम एंड रो, कॉलम एंड रो से मिलकर एड्रेस का निर्माण होता है। जैसे कि जी नंबर के कॉलम पर 5 नंबर की रो पे आप खड़े हैं तो हम इसे कहेंगे G5। जब भी आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूले यूज करेंगे, उनको लगाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपको रो एड्रेस बहुत बड़ी प्राथमिकता में आएगा, यानी कि रो एड्रेस, ठीक है, या सेल एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा फार्मूला लगेगा और कहाँ तक जाएगा। तो एड्रेस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है। साथ ही एड्रेस के साथ में हम बात करते हैं फॉर्मूला बार की। ये तो हो गया एड्रेस, आप जहां पर भी खड़े रहेंगे देखो एक्सेल उसके अनुसार, जैसे कि G7 यानी कि जे नंबर के कॉलम और 7 नंबर की रो, इसलिए क्या आ गया J7 लिखा हुआ आ गया। तो जहां पर भी आप खड़े रहेंगे वहां पर आपको एक्सेल उस एक्टिव रो सॉरी उस एक्टिव सेल का आपको एड्रेस फाइंड करता है, यहाँ पे बताता है कि कहाँ पे आपका कर्सर, यानी कि अब एक्टिव सेल से मतलब क्या है, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टिव होती है, लेकिन जब हम कर्सर को एंटर करते हैं यानी कि जब हम लिखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे के सारे बार जो है डिएक्टिवेट होगा। अधिकांश एक्सेल के टूल्स जो है सेल के अंदर कर्सर होने की स्थिति में एक्टिवेट नहीं होते हैं, केवल एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल्स एक्टिवेट होंगे, यानी कि उसका फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, डिटेलिंग ये हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बाकी कमांड्स ऑफ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सेल को सब एक्टिव नहीं माना जाता है। अगर हम वापस से उसी पे जाके क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्टिवेट माने जाएंगे और ये इस पर वर्क भी करेंगे, लेकिन कर्सर होने की कंडीशन में यहाँ पर ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये दो तरह की स्थितियां होती हैं एक्सेल में, जरा समझने की कोशिश करें। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला बार क्या काम करता है, तो फॉर्मूला बार बहुत ही उपयोगी बार है हमारे लिए, क्योंकि जब हम फॉर्मूला इन कंडीशन के साथ कार्य करते हैं तो फॉर्मूला बार हमें बताता है कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप से कैसे यहाँ पे लगाया गया है, क्या इस सेल में कोई फॉर्मूला है या एक नॉर्मल सेल है। जैसे एक्सेल के अंदर हम कोई डेटा एंटर करते हैं, मान लीजिए हमने एक डेटा को एंटर किया ले, और साथ ही इन डेटा का हमने एक यहाँ पे टोटल भी कर लिया, इतनी जल्दी आपको पता भी नहीं चला, लेकिन टोटल हो गया है। जैसे टोटल हो गया तो हमें सभी संख्याएं नजर आ रही है, हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये इसका टोटल है कि ये इसका टोटल है कि ये एक संख्या है। लेकिन इसे डिफाइन करने में फार्मूला बार हमारी मदद करता है कि कहाँ पे फार्मूला लगाया गया है, कहाँ पे सेल नॉर्मल डेटा के साथ में अवेलेबल हो रही है। जैसे कि आप सभी सेल को अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ संख्या नजर आ रही है। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ संख्या, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन नजर आएगी, वो है सम का फॉर्मूला, यानी कि सम मतलब होता है टोटल, यानी कि यहाँ पर इन सब संख्याओं का टोटल किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इंसर्ट किया गया है। लेकिन वो कौन दिखाता है? डायरेक्ट शीट पे तो हमें नजर आ नहीं रहा है, हमें कौन दिखाता है? हमें दिखाता है यहाँ पे ये फॉर्मूला बार। कौन दिखाएगा? फॉर्मूला बार दिखाएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला इंसर्ट किया गया है। ये फॉर्मूला बार की सबसे बड़ी उपयोगिता है एक्सेल की शीट के ऊपर।
ठीक है। एक्सेल की सीट की हम बात कर ले तो एबीसी के रूप में कॉलम हेडिंग होती है और 1 to 3 के रूप में एक्सेल की सीट पर रो हेडिंग होती है, क्योंकि इनके जस्ट नीचे एक्सेल की शीट आती है, स्प्रेडशीट होती है। ठीक है। स्प्रेडशीट पे भी काम करने के कुछ तरीके हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि हम इस सीट पे कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल की सीट पे आप जब भी कार्य करें तो आप जिस सेल पे खड़े हैं वो एक्टिव सेल होता है, यानी कि जो आपका ग्रे, जो आपका यहाँ पे इस पट्टी से ढका हुआ सेल है, ठीक है, वो सेल एक्टिव कहलाएगा। यहीं पे डेटा आपका एंटर होना है, यहीं से आप डेटा को लिख पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम एक्सेल की सीट पे जाएं, यहाँ पे जो भी डेटा हम एंटर कर पाएंगे, इजीली डेटा एंटर हो जाता है एक्सेल की सीट के ऊपर। ठीक है। लेकिन डेटा को एंटर करने के बाद में उसमें कुछ भी एडिटिंग हमें करनी हो, डेटा के अंदर कुछ भी बदलाव हमें करना हो, डेटा के अंदर सुधार करना हो, तो उसकी कंडीशन से कुछ अलग होती है। जैसे कि सबसे पहले तो हम, जैसे मान लीजिए कि डेटा को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्टिंग से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, यानी कि पकड़ के हम इसको जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सिलेक्टेड डेटा पे आप जो कुछ भी वर्क करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या और कोई भी डेटा टाइप से बदलाव वगैरह आप करना चाहते हैं, तो वो भी सब इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट नीचे हम आते हैं तो अगर हम सीट पर, सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं रो और कॉलम की, कि एक सीट पर कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो एक टाइम था जब एक्सेल के ओल्ड वर्जन की हम बात करें तो एक्सेल के जो ओल्ड वर्जन से थे, यानी कि पुराने वर्जन से जो थे एक्सेल के अंतर्गत, उन वर्जन में अगर हम यहाँ पे बात करें रो की या कॉलम की, तो कॉलम की अगर हम बात करें तो करीबन 256 कॉलम्स हुआ करते थे, और रो की अगर आप बात करें तो 65,536 रो एक्सेल के पुराने वर्जन में हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन अगर हम 2013 या इससे अपर वर्जन की बात करें, या हम बात करते हैं इसके 2010 के समथिंग, अगर या 2007 की अगर बात करते हैं, तो शायद वहां पर भी हमें करीब करीब मिलते हैं रो कॉलम। पहले हम कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम की अगर बात करें तो 16,384 कॉलम्स एक्सेल की एक ही सीट पर अवेलेबल होते हैं, और एक्सेल की एक ही सीट पर 10,48,576 जो होते हैं रो अवेलेबल होते हैं। इतने रो और कॉलम एक्सेल की एक ही सीट पर अवेलेबल होते हैं। ऐसे कितने ही सीट आप यहां पर इस प्लस बटन पर क्लिक करते हुए इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे कितने ही सीट आप यहाँ पे, जितने आप प्लस करते जाएंगे उतने ही सीट यहाँ पे अवेलेबल होते जाएंगे, और हर एक सीट पर इतने ही रो कॉलम, जितने की मैंने आपको बताए हैं, इतने ही रो कॉलम एक्सेल की हर एक सीट पर आपको मिलेंगे। यानी कि आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की अगर प्रेस करते हैं तो आप वही 10,48,576 वाले रो पे एंटर कर पाएंगे, और आप कंट्रोल के साथ में राइट वाला एरो अगर प्रेस करते हैं तो लास्ट रो, यानी कि ये 16,384 नंबर वाला रो है। हालांकि इसमें नंबरिंग नहीं है, काउंटिंग जो चल रही है वो एबीसी के रूप में चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो इतने ही कॉलम यहाँ पे हमें नजर काउंटिंग में आएंगे लास्ट में। ठीक है। तो इतने रो कॉलम पार्टिकुलर एक्सेल की किसी एक ही सीट पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया। ठीक, इसके नीचे भी हम आते हैं। अभी हमारा एक लास्ट वाला बार बचा हुआ है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपको नजर आते हैं खास तौर पे व्यू बटन। ठीक है। मैंने व्यू बटन के बारे में पहले आपको वर्ड में भी समझाया था, और ये भी बताया था कि लगभग एमएस ऑफिस के सभी प्रोग्रामों में व्यू बटन का बहुत महत्व होता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंस ही है व्यू बटन की। एक्सेल के अंदर आप जिस व्यू में काम करते हैं ज्यादातर वो नॉर्मल व्यू रहता है, यानी कि ये जो व्यू है नॉर्मल व्यू है। इसके बाद अगला जो व्यू होता है वो पेज लेआउट व्यू है। इसके बाद वाला जो व्यू पेज ब्रेक व्यू है। और एक्सेल की सीट को जूमिंग करना है, यानी कि जूम आउट या जूम इन करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, इजी तरीके से। ठीक है। अगर आपको कोई समस्या एक्सेल की शीट पे तो जूम इन जूम आउट आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे, आसानी से उसको जूम इन जूम आउट आप कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है। चलिए, आज हम चलते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले हमें एक डेटा फिट करना है यहाँ पे। तो एक्सेल के अंदर इस सीट पर अगर कोई डेटा आपको फिट करना है तो आप कैसे डेटा को फिट करेंगे, और इस डेटा के साथ हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या उपयोग इस डेटा का होने वाला है। तो अगर हम कहें तो इस डेटा के साथ हम एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को
कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि ये उसकी शुरुआत है। आज हम डेटा को एंटर कर रहे हैं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस डेटा के अंदर और भी इंक्रीजन करते जाएंगे, और साथ ही धीरे धीरे हम इसके अंतर्गत डेटा के साथ एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सेल के अंदर काम करना और एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग करना अपने आप में थोड़ा सा एक सब्जेक्ट होता है। अगर हम एक वेल फॉर्मेटिंग करते हैं तो आप डेटा को अच्छे से किसी को जब आप प्रेजेंट करेंगे, जब किसी के सामने अपना डेटा रखेंगे, तो डेटा का लुक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि देखने वाला उस डेटा को समझ सके कि हाँ कुछ अच्छा डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन डेटा के अंदर अलग तरह से अच्छे से फ़ॉन्ट का उपयोग करना, कैपिटल स्मॉल वर्ड का ध्यान रखना, ऐसे बहुत तरह की बातें होती हैं जो हमें एक्सेल की सीट के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले यहाँ से इस वाले ऑप्शन से एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ए और 1 के बीच में एक ब्लैंक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका सीट सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि पूरे 10 लाख रो और 16,000 पूरे कॉलम आपके कंप्लीट सिलेक्टेड यहाँ पे हो चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में बदलाव करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी कलर बैकग्राउंड आपको अच्छे लगते हैं वो कलर बैकग्राउंड आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए ये बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, या जो भी बैकग्राउंड आप चाहते हैं उस तरह का इजीली आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के अंदर बदलाव कर सकते हैं, ताकि हमारा सीट हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आए, डेकोरेटेबल नज़र आए। साथ ही सीट के अंदर हम यहाँ पे अभी रो और कॉलम हाइड हो चुके हैं, तो हम वापस से यहाँ से बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर जो भी है पार्टिकुलर हम ब्लैक यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम इंटर करते हैं हमारा कॉलम डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे हम दे देते हैं आपको सीरियल नंबर। ठीक है, इसके साथ में हम दे देते हैं स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं नेम, इसके बाद में फादर्स नेम, साथ ही हम स्टूडेंट के कोर्स को दे देते हैं यहाँ पे। साथ ही कोर्स फी क्या उनकी रहेगी कोर्स के अकॉर्डिंग। साथ ही उनका एडमिशन फी क्या रहेगा। साथ ही एग्ज़ाम फर्स्ट, एग्ज़ाम 2, अदर फीस यानी कि अदर कोई इंस्टॉलमेंट उन्होंने जमा करी है उससे ज़्यादा, और साथ ही टोटल कितना उन्होंने अब तक जमा किया। अभी आप देख पा रहे हैं कि सब कॉलम आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि कोई जैसा हमने टाइप किया था वैसा पर्टिकुलर हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि सब मिक्सेज मिक्सेज नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ईजी तरीका है उनको कंप्लीट करने का। आप किसी भी रो कॉलम या यहाँ पे जैसे हम कह दें कि कॉलम हेडिंग पे आप जाएंगे, तो जैसे कॉलम हेडिंग पे आप जाके डबल क्लिक करेंगे, ये शायद साइन आपके सामने आएगा, इस पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेटा के अनुसार आपका कॉलम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जितना भी बड़ा आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो सब अरेंज हो गए ऑटोमेटिक, डबल क्लिक करने से इजीली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग से है। हेडिंग से के अंदर हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, देन इसका फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और भी। ठीक है, और भी यहाँ पे अभी हमारे पास नंबर, अभी जैसे स्टूडेंट का नेम हमें बड़ा चाहिएगा, फादर्स का नेम बड़ा चाहिएगा, कोर्स हमें इतना बड़ा काफ़ी है, कोर्स फीस के लिए हमें इतना ऑप्शन रखना है, एडमिशन फ़ीस हमें इतने में आ जाएगा, एग्ज़ाम फर्स्ट फीस हमारे पास इतने में आ जाएगा, एग्ज़ाम सेकंड फीस भी आ जाएगा इतने में, अदर्स फीस अगर होगी तो है। टोटल के लिए थोड़ा सा और हम इसे बड़ा कर लेते हैं। साथ ही हम यहाँ से इसकी एक फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फर्स्ट वाला हमारा हेडर है इसलिए, और यहाँ पे इसमें कोई दूसरा कलर इसके अंदर हम यहाँ पे फ्लप कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे
डाल सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं सीरीज की। देखो एक्सेल के अंदर अगर हमें यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है तो स्वाभाविक बात है कि हमें 1 and 2 इस तरीके से हम कोई सीरीज लिखेंगे, यानी कि नंबरिंग लग पाएंगे। देखो एक चीज होती है, जरा समझने की कोशिश करें। एक्सेल के अंदर जब हम अल्फाबेट्स एंटर करते हैं तो वो इस साइड आते हैं, लेकिन जब आप नंबर इंसर्ट करते हो तो वो राइट साइड आते हैं। ऐसा क्वेश्चन सीपीसीटी में भी किए जाते हैं कई बार। कैसा क्यों होता है कि नंबर्स जो होते हैं सीट के ऊपर राइट साइड आते हैं और अल्फाबेट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड आते हैं। उसका एक बेसिक रीजन, देखो मैंने बोला एक्सेल कैलकुलेट एंड डेटा मैनेजमेंट दोनों का काम करता है। तो कैलकुलेशन वर्क में कभी भी किसी संख्या को अगर जोड़ा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसके नीचे कोई संख्या हम लिखेंगे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो जब प्लस होता है तो कैसे होता है, जैसे 1 and 1 हम पीछे से जोड़ना चालू करते हैं, आगे से कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सेल के अंदर भी यहाँ पे कंडीशन होती है कि यहाँ पे राइट साइड पे संख्या कैंसिल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमें इधर से आगे जाने में समस्या आ सकती है, यहाँ से आगे जाने में समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए कोई भी नंबर्स जो होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स उसके राइट साइड एंगल अलाइनमेंट में आते हैं, और जो जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम आएंगे। आगे आने के बाद में जैसे इस सीरीज को यहाँ से अपडेट हम करेंगे, यानी कि देखो सीरीज अपडेट करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक चीज होती है, जरा समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाइए। सीरीज को अपडेट करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस एक्सेल के अंदर आपको 3 प्रकार के एरो साइन नजर आएंगे, अगर आप समझे तो। अब तीनों प्रकार के एरो साइन कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप जब सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते समय इस एरो को देखिए आप, ये जो एरो है ये प्लस एरो है और व्हाइट कलर में आता है। इस एरो को काम रहता है डेटा को सिलेक्ट करने का, यानी कि जब भी आप इस तरह से किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। दिख रहा है आपको, इस तरीके से आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है। साथ ही अगर आप डेटा को सिलेक्ट करने का काम, तो ये वाला एरो साइन हमारा इजीली कर देगा। दूसरा काम क्या होता है कि एक सिलेक्टेड एरिया के अंतर्गत जब इसकी बॉर्डर पे आप जाते हैं तो यहाँ पे 4 एरो साइन नजर आते हैं, आ रहे हैं, जो एक्सेल की सीट के अंदर किसी भी डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करने से मतलब क्या है, यहाँ से इंक्रीज करते हुए हम यहाँ से इस तरीके से छोड़ते तो कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना। देखो हुआ, यानी कि यहाँ से किसी भी सिलेक्टेड डेटा को हमने इस कॉलम से उठाकर इस कॉलम के अंतर्गत ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। किससे होता है, इस वाले 4 एरो साइन के थ्रू होता है, इस कंडीशन में होता है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है। अब तीसरा एरो जो मैं आपको बताने, तीसरा जो प्लस साइन में आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आने वाला, खासतौर पे फॉर्मूला एंड कंडीशन के अंदर, सीरीज को अपडेट करने में और भी तरीके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें अब सीरीज को आगे बढ़ाना है, यानी कि करीबन हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 50 नंबर यहाँ पे इंटर करने वाले हैं, 50 नंबर हम इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कैसे, 1 and 2, क्योंकि अगर हमने 1 को सिलेक्ट करके रखा तो एक साइन देखिए आप, ये जो कोने वाला ऑप्शन है, देखो आ रहा है कॉर्नर वाला ऑप्शन, इस कॉर्नर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे प्लस साइन ब्लैक हो जाएगा, और जैसे ब्लैक प्लस साइन आपके सामने आया उसको आप क्लिक रखते हो, जैसे ही खींचेंगे तो ऑटोमेटिक सीरीज बढ़ेगी। देखो बढ़ रहा है, 1111 लिखा है, क्यों आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ 1 को ही सिलेक्ट करके रखा था। अगर हम 1 and 2 दोनों को सिलेक्ट करके रखेंगे और उसे फिर अगर आप यहां से खींचना चालू करेंगे तो आप देखिए आपका सीरीज बढ़ता रहेगा। देखो कहां तक लेके जाना है, 50 तक लेके जाना है। आप देख पाएंगे कि 50 तक आपका सीरीज इजीली आ गया, बहुत आसानी से एक्सेल ने उस सीरीज को अपडेट कर दिया। इसे हम कहते हैं सीरीज को इंक्रीज करना। कई तरह के सीरीज होते हैं एक्सेल के अंतर्गत, चलो ये तो एक सीरीज हमने यहाँ पे 1 2 का लिया, आप कई तरह से सीरीज को अरेंज कर सकते हैं। एक्सेल अपने बिटवीन नंबर के बीच में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे लिखा 4, दोनों के बीच कितना डिफरेंट है, 2 3, कितने का आ रहा है, 3 का। अगर आप जैसे यहाँ पे सीरीज अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हर एक डिजिट के अंदर 3 प्लस हो रहा है, यानी जो डिफरेंट है वो 3 3 3 करके आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो उसके बिटवीन नंबर की जो 20 का जो डिफरेंट है वो हर एक तरीके से अपडेट होता है, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप, ये बिटवीन नंबर के बीच का डिफरेंट है। यहां पे आप आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाइए आप, चलो एक डिफरेंट है,
एक्सेल उस क्रम में भी अपडेट कैसे, ऊपर आपने 3 लिखा, नीचे आपने 2 लिखा, अभी आप करेंगे सर ये कैसा, एक्सेल इस तरीके से भी काम करता है दादा, अपोजिट माइनस नंबरिंग भी हो जाएगी, प्लस तो करता ही है माइनस भी कर देगा, इससे भी सीरीज आप बना सकते हैं। एक्सेल ऑलराउंडर है दादा, हर तरीके से काम कर लेता है। आ जाइए आगे आप यहाँ पे आ जाइए। चलो ये तो हो गया, अगर हमें किसी सीरीज को अल्फाबेटिकली जनरेट करना हो, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन, उसके अंदर कुछ नंबर डिजिट हो, उसके अंदर जैसा आप इनरोलमेंट नंबर की हम बात करें तो उनके अंदर हमें हमें देखने में आता है कि उसमें डिजिट भी होती है और कुछ अल्फाबेट, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे A1110 यहाँ पे लिखा। अब इस तरह के डिजिट को अगर हम इंक्रीज करना चाहे एक्सेल के अंदर तो क्या हो पाएगा? जी हाँ, हो पाएगा। आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये सीरीज भी इंक्रीज कर देगा एक्सेल। ऐसे हर एक तरह के सीरीज को हम बहुत इजीली एक्सेल की विंडो में इंक्रीज कर सकते हैं, काफी पावर एक्सेल में अंदर ही। चलिए फिलहाल तो हमने सीरीज को इंक्रीज करने से देख लिया। अब हम एक इनरोलमेंट नंबर आधारित कुछ भी एक इनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं कि हम जैसे कोई मान लो पीजी का स्टूडेंट है या फिर डीसीए का स्टूडेंट है, जो भी एक, उसको एक इनरोलमेंट नंबर हम देंगे बाद में। नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, फादर्स नेम दे सकते हैं, कोर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि हमने पीजीडीसी लिख दिया, ठीक है, पीजीडीसी लिख दिया। कोर्स फीस हम दे देते हैं पीजीडीसी की 11,500 रुपये जो फीस है। एडमिशन के टाइम स्टूडेंट ने कितना जमा किया, सब एडमिशन के टाइम स्टूडेंट ने मान लो 5,000 जमा किए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मान के चलिए, ठीक है। और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा टोटल भी ऑटोमेटिक आ जाए। अब टोटल ऑटोमेटिक कैसे आ जाएगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर एडमिशन फीस, एग्जाम 1 2 3 या फिर अदर फीस, वो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो टोटल को ऑटोमेटिक लाने के लिए क्या करेंगे, इजीली है कि आप यहाँ पे इक्वल लगाएं। एक्सेल के अंदर हर एक फार्मूले की शुरुआत इक्वल से ही होती है, आपको इक्वल लगाना ही पड़ेगा। बिना इक्वल के कभी भी एक्सेल ये नहीं समझ पाएगा क्या मुझे फॉर्मूले के लिए कॉल किया गया। कभी भी किसी फॉर्मूले को आप कॉल करें तो इक्वल साइन से ही कॉल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सम लिखे और फार्मूले को देना होता है, ठीक है। फार्मूले को देने के लिए आप यहाँ पे सम का प्रयोग करें, या फिर जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें उसका नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम सम का फार्मूला, क्योंकि मैं बोला कि सम का फार्मूला टोटल के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। साथ में टेप की आप जैसे ही प्रेस करेंगे, सम लिखा, टेप की प्रेस किया तो फार्मूला एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि लग जाएगा। अब लगा नहीं है, ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या कंडीशन में लगानी है, फार्मूले के अंदर मान रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, यानी कि जितने भी नंबर आप काउंट करना चाहते हैं उन नंबरों को मुझे दे दो। तो नंबर कैसे देना है, जैसे मान लीजिए हमें इसे भी प्लस करना है, आगे जाके हमें इनका एग्जाम फर्स्ट भी प्लस करना है, आगे जाके हमें इनका एग्जाम सेकंड भी करना है और अदर फीस भी करनी है। यानी कि ये 1 2 3 4 ये चारों इंस्टॉलमेंट जो स्टूडेंट हमें देंगे वो प्लस होके एक जगह में दिखाई दे कि अब तक टोटल कितनी फीस स्टूडेंट के द्वारा हमें दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम सीरीज को इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सीरीज के साथ में टोटल होके आ जाएगा। देखो आ गया, लेकिन वहां भी 5 था और यहाँ भी 5 है, यानी कि यहाँ भी 5,000 था और वहां भी 5,000 है, क्योंकि बीच में कोई संख्या है नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगला इंस्टॉलमेंट डालते, मान लीजिए कि 3,000 रुपये और उन्होंने हमें एक इंस्टॉलमेंट दिया, तो ऑटोमेटिकली 8,000 यानी कि 8,000 रुपये यहाँ पे टोटल होके आ जाएंगे। आ गए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ही अपडेट होगा, आप इसको समझे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे अदर कोई अब थर्ड इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट द्वारा दिया गया, यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुड़ गया। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या हम हर एक स्टूडेंट के लिए सम का फॉर्मूला अलग अलग लगाएं? क्या जितने भी हमारे 50 स्टूडेंट्स होते हैं, क्या 50 स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे हर एक फॉर्मूले को अपडेट करें? नहीं, फॉर्मूला एक बार देने के बाद दोबारा अपडेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि आप दे दीजिए, कोई प्रश्न नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे, आया वही वाला सीरीज वाला ऑप्शन, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जहां तक आपने आपके सीरियल नंबर लिए थे 50 नंबर तक ही ऑटोमेटिक फॉर्मूला एक बार में चला गया। एक बार कंडीशन देनी है, एक बार कंडीशन देने के बाद जैसे आप उसे देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला अपडेट हो चुका है, ठीक है। साथ ही आज हम ये चाहते हैं कि हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमारी कोर्स फीस भी आ जाए। क्या करेंगे उसके लिए, एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है इफ स्टेटमेंट।
क्या है, इसे हम कहते हैं इफ। इफ यानी कि यदि होता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एक्सेल के अंदर बहुत ही पावरफुल चीज है। काफी बड़े से बड़े काम एक्सेल के अंतर्गत हम इफ स्टेटमेंट की मदद से आसानी से कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे होते हैं और कैसे उन कामों को इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप कर पाएंगे, तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण आज हम इफ स्टेटमेंट का देखते हैं। आगे जाके हम इफ स्टेटमेंट को और भी कई रूपों में देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या एक्सेल के अंदर अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाएं, और अगर हम, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंग हमें कोर्स फीस चाहिए, तो कोर्स फीस पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जो कोर्स हो उसकी फीस वहां पे शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इक्वल इफ। अब जैसे आपने इफ टाइप किया तो जितने भी ऐसे इफ एरर, इफ एना, ऐसे कई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इफ से रिलेटिव फॉर्मूले जितने भी आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें इफ चाहिए, तो जैसे हमने इफ को यहाँ पे कॉल किया और टेप बटन प्रेस किया तो इफ फॉर्मूला ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, इसको समझने की कोशिश करिए। एक मेथड्स होता है एक्सेल के अंदर, जो फार्मूला आप लगाते हो तो फार्मूले के अंदर क्या क्या चीज, यानी कि आप देख पा रहे जो भी यहाँ पर आप अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आप देखें ये जो ब्लैक यानी कि बोल्ड हो रहा है, ये रिक्वायर्ड है, यानी कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए, इसको आपको देना ही पड़ेगा, तभी फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, वरना फॉर्मूला नहीं बढ़ेगा। आप इसको छोड़ देंगे, आप सोचेंगे मैं तो डायरेक्ट वैल्यू दे दूं, मैं तो इसको नेक्स्ट फॉल्स वैल्यू दे दूं, ट्रू वैल्यू दे, नहीं, पहले आपको लॉजिक वैल्यू देना ही पड़ेगा, तब जाके आप फॉल्स वैल्यू पे जाएंगे, वरना फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो ये एक रिक्वायर्ड है, यानी कि आवश्यक है। तो लॉजिक वैल्यू क्या है साहब, कोर्स, क्योंकि कोर्स के आधार पर कोर्स की फीस आनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, हमारा लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, हमारा कोर्स है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आया E2। E2 क्या है, ई नंबर के कॉलम पे 2 नंबर की रो का एड्रेस हमें उठाना है। मैंने क्या बोला, आपका एड्रेस उठाता है फॉर्मूला हमेशा, तो एड्रेस क्या है, E2। E2 इक्वल, यानी कि E2 में बराबरी पर अगर यहाँ पे हमने लिखा, ये कोडेड के अंदर आपको बंद करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने PGDCA, तो कामा मुझे 11,500 रुपए दे दे। क्या बोला आपने, E2 के अंदर PGDC हो तो कामा मुझे 11,500 रुपए फीस दे देना। और यहां से कोष्टक हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, कोष्टक हमने बंद कर दिया यहां से, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी अगर अब आप देखेंगे कि PGDC लिखा है तो 11,500 लिखा रहा, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे DC करता हूं तो क्या हुआ, फॉल्स वैल्यू आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने बोला था कि PGDC हो तो ही वैल्यू देना, तो PGDC था तो उसने वैल्यू दी, वरना नहीं दी, क्योंकि फॉल्स वैल्यू की PGDC कहाँ है, वो पूछ रहा कहाँ है PGDC है, मैं किसके आधार पर 11,500 दूं आपको। हमने अब एक वैल्यू लगा, दूसरा वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ पे DCA का, यानी कि इसी जगह पे हम खड़े होके यहाँ पे इसे हटाते हुए एक कामा लगाएंगे, ये जो ब्रैकेट लास्ट में बंद किया था उसको हटा के वापस कामा लगाएंगे, और वापस हम इफ को कॉल करते हैं, वापस को बुलाते हैं इफ को कि आप आ जाइए। फिर हम यहाँ पे अपना टेप बटन प्रेस करते हैं। फिर लॉजिक वैल्यू की हम बात करें तो यहाँ पे हम वापस लॉजिक वैल्यू पे जाते हैं कि यदि यहाँ पर DCA हो तो इक्वल, ये DCA लिखा, इन्वर्टेड कामा बन किया, जो हमने PGDC कंडीशन रखी थी वो सेम कंडीशन हम DC के साथ रखते हैं, यानी कि E2 इक्वल डबल कोडेड के अंदर बंद किया और लिखा कि DCA हो तो कामा मुझे 11,000 रुपए फीस दे देना, ठीक है। इसको हमने, अब जैसे हम यहाँ पे टेप बटन गलती से प्रेस हो गया अगर आपसे, तो वो आपसे क्या बोलेगा, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक्सेल के अंदर जितनी बार भी आप फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करना जरूरी होता है। पहले आपने एक बार फॉर्मूला यहां ओपन किया, उसको आपने क्लोज कर दिया, देखो क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप दोबारा ओपन करते हैं तो दोबारा क्लोज करने के लिए बोल रहा है, तो वो बोल रहा है क्या आप क्लोज करना भूल गए तो क्या मैं क्लोज कर दूं। जैसे आप यस करेंगे तो एक्सेल खुद क्लोज कर देगा। देखो अब DCA क्या आया, 11,000 रुपये आया। अगर आप यहाँ पे PGDC लिखेंगे तो क्या आएगा, 11,500 रुपये आएगा। तो ये दो कंडीशन आपने आज सेट कर दी कि अगर यहाँ पे इफ कंडीशन के अंतर्गत अगर PGDC हो या DCA हो तो ऑटोमेटिकली कोर्स के अकॉर्डिंग ही फीस हमें शो हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत या नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इस सॉफ्टवेयर को और अपडेट करने के लिए, ठीक है।
ओके, बाय।